कहां और किस मोड़ पर ले जाकर खड़ा कर दे, यह कोई नहीं जानता। कभी कभी हालात इंसान को या तो तोड़ देते हैं या फिर उसे बगावत पर मजबूर कर देते हैं। फूलन देवी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक साधारण लड़की जिसने बचपन में ही जुल्म सहा, शादी के बाद अत्याचार झेला और फिर बदले की आग में ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को हिला दिया। गैंगरेप, सामाजिक अपमान और अन्याय ने उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन असली खौफ तब फैला जब उसने बेहमई कांड को अंजाम दिया। वो खून की होली जिसने उसे बैंडिट क्वीन बना दिया। चंबल के बिहड़ों से संसद भवन तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। आखिर क्या हुआ था उस दिन? कैसे एक डाकू देश की संसद तक पहुंच गई, जानेंगे इस वीडियो में। फूलन देवी के जीवन की शुरुआत उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से हुई थी, जो कानपुर झांसी रोड पर स्थित है। यह जिला तो पहले आर्शी जलवान के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस जगह को असली पहचान 1960 के दशक में जन्मी एक लड़की ने दिलाई, जिसका नाम था फूलन। 10 अगस्त 1963 को जालौन के भूरा का पुरवा गांव में एक गरीब और निम्न जाति के परिवार में फूलन ने जन्म लिया। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन इस लड़की के तेवर किसी राजा महाराजा से कम नहीं थे। फूलन का कहना था, झुकना मुझे कभी पसंद नहीं था और दबकर जीना मैंने सीखा ही नहीं। बात 1974 की है, जब फूलन की उम्र करीब 10 साल थी। तभी उसे पता चला कि उसके सगे चाचा ने दबंगई दिखाते हुए उसके पिता की जमीन पर कब्जा कर लिया है। एक 10 साल की बच्ची और इतने बड़े जमींदार से लड़ाई। लोग कहते थे लड़कियों को ऐसे मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फूलन को यह मंजूर नहीं था। उसने अपने चाचा का सामना किया और धरने पर बैठ गई। इस विरोध से नाराज होकर उसके चचेरे भाई ने उसके सिर पर ईंट से हमला कर दिया, लेकिन फूलन हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया, अगर मेरी जमीन मुझे नहीं मिली तो मैं किसी को चैन से रहने नहीं दूंगी। समाज में लड़कियों को काबू में रखने का सबसे पुराना तरीका है हाथ पीले कर दो, और यही फूलन के साथ हुआ। सिर्फ 11 साल की उम्र में उसकी शादी 35 से 40 साल के एक आदमी से कर दी गई। वो उम्र जब लड़कियां गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं, उस उम्र में फूलन बालिका वधू बन गई। ना चाहते हुए भी उसे ससुराल जाना पड़ा। पति से रिश्ता निभाने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन एक छोटी बच्ची कब तक सहन करती। यह शादी फूलन के लिए किसी सजा से कम नहीं थी। कुछ समय बाद फूलन बीमार रहने लगी और मायके लौट आई, लेकिन यहां भी चैन नहीं था। घर वालों ने कुछ समय बाद फिर से उसे ससुराल भेज दिया, और इस बार तो हालात और भी खराब हो गए। जब फूलन वहां पहुंची तो उसे पता चला कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। जब फूलन ने विरोध किया तो पति ने उसे बुरी तरह पीटा। दूसरी बीवी ने ताने मारे और आखिरकार धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब तू यहां नहीं रह सकती, ये शब्द फूलन के कानों में बार बार गूंज रहे थे। बचपन में जुल्म, जवानी में अपमान और समाज का यह अन्याय, यही वह लम्हा था जब फूलन ने ठान लिया, अब वो फूल नहीं अंगार बनेगी। अब फूलन क्या करती? वह मायके लौटती, जहां से उसका हाथ पकड़कर ससुराल लाया गया था, लेकिन दिल टूट चुका था। घर वालों की अनदेखी और ससुराल में तिरस्कार ने उसे ऐसा गहरे आघात दिए थे कि वह अब घर में नहीं रहती थी। धीरे धीरे फूलन डाकुओं के गैंग के संपर्क में आ गई। वह उनके साथ घूमने लगी और साथ रहना उसे अच्छा लगने लगा। अब बंदूक चलाना भी सीखने लगी थी, और यह भी उसे एक नए तरीके की शक्ति जैसी लगने लगी। कुल मिलाकर घर वालों की अनदेखी और ससुराल में तिरस्कार ने उसे डाकुओं के आंगन तक पहुंचा दिया। हालांकि फूलन के डाकुओं के संपर्क में आने को लेकर कई थ्योरी है। कोई कहता है कि उसने अपनी मर्जी से डाकुओं से जुड़ा, तो कोई कहता है कि डाकू उसे उठा ले गए, लेकिन इन दोनों बातों के पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसलिए फूलन की आत्मकथा में लिखी गई बात पर भरोसा किया जाता है, जिसमें फूलन ने कहा था, किस्मत को शायद यही मंजूर था। चंबल में यह पहली बार हुआ था कि किसी महिला ने डाकुओं के साथ जुड़कर दिन रात उनका साथ दिया। धीरे धीरे वह डाकुओं के सरदार बाबू गुर्जर और उसके साथी डाकू विक्रम मल्हा के करीब आ गए। विक्रम मल्हा, जो अंदर ही अंदर बाबू गुर्जर का दुश्मन बन चुका था, ने एक दिन अपनी गुस्से में आकर सरदार बाबू गुर्जर को गोलियों से भून दिया। राजा को मारने वाला ही राजा बनता है। अब विक्रम मल्हा डाकुओं के नए सरदार बने और फूलन भी हमेशा के लिए विक्रम की हो गई।
मल्हा डाकुओं के नए सरदार बने और फूलन भी हमेशा के लिए विक्रम की हो गई। लेकिन फूलन के लिए यह सब इतना आसान नहीं था। बाबू गुर्जर की हत्या के बाद ठाकुरों का गैंग, जो श्री राम ठाकुर और लाल ठाकुर के नेतृत्व में था, फूलन को दोषी मानता था। ठाकुरों के लिए यह एक कड़ा संदेश था कि एक छोटी जाति की महिला को गैंग का हिस्सा बनते देखना उनके लिए सहन नहीं किया जा सकता था। ठाकुर गैंग ने फूलन से बदला लेने की कसम खाई, लेकिन फूलन देवी जानती थी कि विक्रम मल्हा ऐसा होने नहीं देगा। इसलिए ठाकुर गैंग को तोड़ने से पहले उसने कांटे निकालने में जुट जाना शुरू किया। ठाकुर गैंग ने पहले विक्रम मल्हा की हत्या की और फिर फूलन को अगवा कर लिया। अपहरण के बाद उसे बेहमई गांव ले जाया गया। कहा जाता है कि बेहमई में 3 हफ्तों तक ठाकुरों ने फूलन से अत्याचार किया। यह कहानी फिल्म बैंडिट क्वीन में भी दिखाई गई, लेकिन इस बात की पुष्टि आज तक नहीं हो पाई है। जब फूलन से इस बारे में पूछा गया तो उसने जवाब दिया, ठाकुरों ने उस वक्त मेरे साथ बहुत मजाक किया था। फूलन के इस जवाब के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कोई महिला अपनी खुद की बेइज्जती और बलात्कार की बात कैसे स्वीकार कर सकती है। जो भी घटना हुई हो, यह तो सत्य है कि ठाकुरों ने 3 हफ्तों तक फूलन को बंधक बनाकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दी थी। 3 हफ्ते तक किसी महिला को बंधक बनाना और उसे मानसिक पीड़ा देना, यह सचमुच दुनिया की सबसे जघन्य सजा है। जेल की सजा से भी बदतर यह पीड़ा थी, जिसे कोई भी आदमी खामोश रहकर सहन नहीं कर सकता था। लेकिन फूलन देवी तो बचपन से ही झगड़ने वाली लड़की थी, जो कभी हार नहीं मानती थी। फूलन के लिए यह घटना मौत से भी बदतर थी, क्योंकि यह सवाल उसकी इज्जत का था। सामने उस बेइज्जती करने वाले हव्वा का चेहरा था। फूलन ने ठान लिया कि अब वह डाकू बनकर बदला लेगी। उसने डाकू का चोल पहनने का मन बनाया और साथ ही खाकी वर्दी पहनने का सपना भी देखा, जिसमें इंस्पेक्टर के 3 स्टार उसे आकर्षित करते थे। यही उसकी बदला लेने की ठानी हुई योजना थी। अब मैं किसी से डरने वाली नहीं, मेरी बारी है बदला लेने की। 14 फरवरी 1981 को बाहे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस दिन फूलन देवी डाकुओं के साथ गांव में पहुंची, उसी जगह पर जहां 3 हफ्ते तक उसकी बेइज्जती हुई थी। यहां आते ही फूलन ने 2 आरोपियों को पहचान लिया। उसने सवाल किया, बेइज्जती करने वाले बाकी कहां हैं? दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया और उनकी खामोशी फूलन के गुस्से को और बढ़ाती गई। गुस्सा इतना बढ़ गया कि फूलन ने 22 ठाकुरों को उनके घरों से बाहर निकाल लिया और सभी को एक लाइन में खड़ा कर दिया। फिर उन्हें घुटनों के बल बैठने को कहा और सबको गोलियों से भून डाला। कुछ ही मिनटों में 22 लोगों की हत्या कर दी गई, जो अपने आप में एक नरसंहार था। यह घटना पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली थी। यह वही घटना थी जिसने फूलन देवी को बैंडिट क्वीन बना दिया और अब पूरा देश जानने लगा था। प्रदेश और पूरे देश में इस घटना की गूंज थी। उस वक्त केंद्र में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री वीपी सिंह की सरकार थी। मीडिया ने फूलन को बैंडिट क्वीन का नाम दिया और सरकार ने उसके सिर पर इनाम रख दिया। लेकिन सरकार के लिए यह कोई आसान मामला नहीं था। फूलन देवी को पकड़ने के लिए कोई पुलिस भी सामने नहीं आई। इसके बजाय यह मामला इतना गंभीर हो गया कि वीपी सिंह को अपना इस्तीफा देना पड़ा। बेहमई कांड ने न सिर्फ राज्य सरकार को हिला दिया, बल्कि देश भर में इसकी गूंज सुनाई दी। फूलन देवी के संघर्ष ने न केवल एक गैंग लीडर के रूप में उसकी पहचान बनाई, बल्कि समाज में व्याप्त अन्याय और अपमान के खिलाफ उसकी लड़ाई को भी उजागर किया। फूलन देवी फिर भी काबू में नहीं आई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसके ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी। कई छोटे मोटे डाकुओं का एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन फूलन तक पहुंचना पुलिस के लिए एक सपना बनकर रह गया। इस दौरान पुलिस ने कई कोशिशें की, लेकिन फूलन का नाम हर बार पुलिस की पकड़ से बाहर ही रहा। 1 साल तक यह सिलसिला चलता रहा और फूलन की पकड़ मजबूत होती चली गई। लेकिन फिर एक दिन मध्य प्रदेश की सरकार ने फूलन देवी को आत्मसमर्पण करने के लिए एक नई रणनीति बनाई। इस जिम्मेदारी को भिंड के एसपी राजेंद्र चतुर्वेदी के हवाले किया गया। राजेंद्र चतुर्वेदी का नाम उस समय पुलिस महकमे में एक ऐसे अधिकारी के रूप में लिया जाता था जो शांत, धैर्यशील और मजबूत इरादों वाला था। उन्होंने ठान लिया कि वह फूलन को आत्मसमर्पण कराएंगे
और इसके लिए वह अकेले ही पूरी ताकत से जुट गए। राजेंद्र चतुर्वेदी का एक दृढ़ विश्वास था, अगर मैं कह दूं तो वह मान जाएगी। वह जानते थे कि फूलन देवी ने वर्षों तक सिस्टम और समाज के खिलाफ संघर्ष किया था, लेकिन इंसानियत के नाम पर उसे समझाना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। राजेंद्र चतुर्वेदी ने अपनी रणनीति तैयार की और फूलन देवी से मिलने के लिए कई बार उनके आसपास के गांवों में चुपके से संपर्क किया। एक दिन राजेंद्र चतुर्वेदी ने फूलन को एक खुले मैदान में बुलाया। वह जानते थे कि सिर्फ ताकत नहीं बल्कि इज्जत भी जरूरी है। वह फूलन से मिले और उसे समझाने की कोशिश की, तुमने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम्हारी कहानी को एक नया मोड़ देने का समय है। अब हम तुम्हारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं करेंगे। तुम आत्मसमर्पण करोगी तो तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। राजेंद्र चतुर्वेदी का शांति और सहानुभूति से भरा रवैया फूलन को छूने लगा। वह जानते थे कि फूलन ने जो संघर्ष किया है वो किसी के लिए भी असहनीय रहा होगा। इसके बाद धीरे धीरे फूलन के दिल में आत्मसमर्पण करने का विचार आया। राजेंद्र चतुर्वेदी की मेहनत रंग लाई और अंततः फूलन देवी ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। यह घटना न केवल फूलन देवी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि एक ऐसे पुलिस अधिकारी की भी पहचान बन गई जिसने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी एक नई उम्मीद दी। राजेंद्र चतुर्वेदी के इस कदम ने फूलन देवी को न्याय की ओर एक कदम और बढ़ाया। We always split the fare between everyone on the Uber app so we can avoid the hassle of paying each other back. If you enjoy these tips, download. राजेंद्र चतुर्वेदी के इस कदम ने फूलन देवी को न्याय की ओर एक कदम और बढ़ाया। 15 दिसंबर 1982 की रात थी जब राजेंद्र चतुर्वेदी ने